जिंदगी एक गणित है। नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत। जी हाँ, आज हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार का दिन है और इसीलिए खबरों की तेज़ रफ्तार के साथ आपको अगले 1 घंटे में हम देंगे भारत और दुनिया भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। नया सवेरा का ये नया अंक लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूँ जया सिन्हा, मेरे साथ है संध्या। सुप्रभात जया। सुप्रभात हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी। और नया सवेरा में आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेस रिपोर्ट्स में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित है अखबारों में, साथ ही साथ आत्मनिर्भर होते भारत की झलक आपको दिखाएंगे, आर्थिक विकास की रफ्तार भी आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ खेल जगत में खास तौर पर इस वक्त क्या हो रहा है खास, वो भी आपको दिखाएंगे नया सवेरा के इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में आज राष्ट्रीय शोक। सरकारी भवनों पर आधा झुका तिरंगा। पीएम मोदी ने जताई संवेदना। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जाएंगे कतर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के दौरे पर बिजनेस डेलीगेशन का करेंगे नेतृत्व। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर फोकस। गुजरात के गांधीनगर में आज इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। आग लगने के कारण की जांच जारी। होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका ईरान में हमले तेज। कच्चे तेल के दाम 3% की वृद्धि। बाजार भी अस्थिर। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ जीत से 4 विकेट दूर। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक है। लिहाजा आज सरकारी भवनों में तिरंगा आधा झुका दिया गया है। साथ ही आज कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। अल थानी ने 74 वर्ष की आयु में कल अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कतर जाकर संवेदना व्यक्त करेंगे। तो कतर के पूर्व अमीर का निधन और जिस पर संसद, कतर दूतावास और रेल भवन बिल्डिंग, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है, एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन की, कतर दूतावास की, साथ ही साथ रेल भवन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एक शोक की लहर। कतर के पूर्व अमीर का निधन। तो कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी कौन थे, उनका कद इतना बड़ा क्यों था, ये भी समझते हैं। कतर के विकास में अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने बेटे को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। उनके नेतृत्व में कतर एक वैश्विक ऊर्जा शक्ति के रूप में उभरा। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की शुरुआत की, अंतर्राष्ट्रीय निवेश का विस्तार किया और 2022 फीफा विश्व कप की सफलतापूर्वक मेजबानी भी की। तो कतर के विकास में अल थानी का बड़ा योगदान। एक वैश्विक ऊर्जा शक्ति के रूप में उभरा कतर उनके नेतृत्व में, उनके विजन के तहत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को एक दूरदर्शी नेता बताया और कहा कि उन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। पीएम ने कहा कि भारत उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करता है। पीएम ने अपनी पिछली यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। पीएम ने पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल में उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा और डिजाइन जैसे क्षेत्रों की प्रमुख भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पीयूष गोयल आज स्पेन में भारत स्पेन व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि मोटर वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, कृत्रिम मेधा यानी कि एआई, सेमीकंडक्टर, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ व्यापार गोलमेज सम्मेलन और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की पूर्ण बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कारोबार सुगमता, टिकाऊ प्रौद्योगिकी और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। मंत्री पीयूष गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम में थेल्स ग्रुप के प्रतिनिधि एलन कैवेरिन और सिलॉक्स ग्रुप के प्रतिनिधि जेन क्रिस्टोफ बोगर्ट के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर की बैठकें करेंगे। और बता दें साथ ही 16 और 17 जुलाई को वो फिनलैंड में भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। तो वाणिज्य मंत्री और यूरोप की यात्रा पर इस वक्त यात्रा पर जाएंगे और भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए का लाभ 15 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। इस तारीख से भारत से ब्रिटेन जाने वाली सभी उत्पादों पर आयात शुल्क 0 हो जाएगा। इससे किसानों, मछुआरों, एमएसएमई और घरेलू उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा। समझौते में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी शामिल है, जिसके तहत ब्रिटेन में 5 साल तक काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में योगदान नहीं देना होगा। इससे उनकी बचत भारत के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। ये समझौता दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेगा। तो 15 जुलाई से लागू होगा भारत यूके एफटीए। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो पहले अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर जिले के दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी के अमृत महोत्सव और नवीन सब्जी उपयार्ड का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, दहगाम एपीएमसी के अध्यक्ष सुमेरु अमीन सहित अनेक सहकारी प्रतिनिधि, एपीएमसी सदस्य और कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण करेंगे तथा एपीएमसी द्वारा निर्मित नवीन सब्जी उपयार्ड का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ अमित शाह एपीएमसी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तैयार की गई स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह दहेगाम एपीएमसी के बोर्ड सदस्यों के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार विपक्ष से सदन में सहयोग की अपेक्षा करेगी, लेकिन विपक्ष की ओर से भी कई मांगे होंगी और ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत सहमति से होगी या फिर टकराव से। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि सभी दलों से संवाद कर सदन के सुचारू संचालन के लिए सहमति बनाई जा सके।
बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे और प्रस्तावित विधेयकों पर राजनीतिक दलों को भरोसे में लेने की कोशिश करेगी। सरकार की प्राथमिकता है कि संसद में अधिक से अधिक कामकाज हो और महत्वपूर्ण विधायी कार्य बिना व्यवधान पूरे किए जा सकें। दूसरी ओर विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि मॉनसून सत्र के राजनीतिक तापमान का पहला संकेत मानी जा रही है। इस बैठक से यह भी तय होगा कि सदन में संवाद का रास्ता मजबूत होगा या टकराव का। अब निगाहें 19 जुलाई को होने जा रही सर्वदलीय बैठक पर होंगी, जहां सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष के साथ तमाम मतभेदों के बावजूद संसद के इस मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा 15 अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सबसे पहला परिचालन सूरत बिलीमोरा खंड पर शुरू होगा। कुल 508 किलोमीटर लंबे मुंबई इस खंड पर बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी। प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। 15 अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से इसकी शुरुआत होगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सबसे पहला परिचालन सूरत बिलीमोरा खंड से शुरू होने वाला है। कुल 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को एक साथ शुरू करने की बजाय अलग अलग चरणों में चालू किया जाएगा। दरअसल भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। जापान की शिकानसेन तकनीक पर आधारित ये परियोजना केवल यात्रा का समय कम नहीं करेगी, बल्कि भारत को हाई स्पीड रेल तकनीक वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में भी खड़ा करेगी। मुंबई अहमदाबाद परियोजना के साथ साथ सरकार देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार भी तेजी से कर रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद को केंद्र बनाकर 3 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पुणे, हैदराबाद चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु प्रस्तावित किए गए हैं। मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मंजलपुर सीट पर प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करेंगे। दतिया में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को टिकट दिया है। बांकीपुर सीट पर भाजपा ने अंतिम समय में उम्मीदवार बदलते हुए नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, तो वहीं जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। गुजरात की मंजलपुर सीट पर भाजपा ने सतीश पटेल और कांग्रेस ने भीखाभाई रबारी को टिकट दिया है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना होगी। नया सवेरा में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। नया सवेरा में स्वागत है और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका के ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का दौर तेज हो गया है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। कई खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। UAE, बहरीन और कतर ने बताया कि उनके इलाके हमले की चपेट में हैं। वहीं दोनों देशों के बीच अपने अपने दावों और जवाबी बयानों का सिलसिला भी जारी है।
ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उस पर फिर हमला हुआ तो वह दुश्मन के दूसरे ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। इससे पहले ईरान ने होर्मुज बंद करने का ऐलान किया था। तो अमेरिका का दावा क्या है? ईरान बुरी तरह से हार रहा है, ऐसा कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और ईरान का होर्मुज पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा भी अमेरिका ने दावा किया है। साथ ही 140 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की बात भी अमेरिका की तरफ से कही गई है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से, और साथ ही साथ सिरिक और बंदर अब्बास में धमाकों की बात भी यहां पर सामने आई है। अमेरिकी सेना की ताबड़तोड़ बमबारी यहां पर जारी है और मिसाइल और ड्रोन साइट्स तबाह किए गए हैं। वहीं ईरान ने भी इसका दो टूक जवाब दिया है। अमेरिका के आक्रामक हमलों की निंदा यहां पर की है ईरान ने। तो मिसाइल और ड्रोन जो लगातार हमले उस पर हो रहे हैं, ऐसे में ईरान ने भी जवाब दिया है। अमेरिका के आक्रामक हमलों की निंदा करते हुए भी उसने जो खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर पर अटैक यहाँ पर साफ तौर पर सामने आए हैं। तो वहीं जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला हुआ है। अमेरिका पर समझौता तोड़ने का आरोप भी यहाँ पर ईरान ने लगाया है। साथ ही अमेरिकी हमले होने तक जवाबी कार्रवाई जारी रखने की बात भी ईरान ने कही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी दखल खत्म होने तक होर्मुज बंद रहेगा। तो ईरान का भी मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ। अब अगली सूचना तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहने की बात ईरान की तरफ से कही गई है। बहरीन में मिसाइल अलर्ट भी जारी किया गया है। मिसाइल ड्रोन बीच में मार गिराया। तो मिसाइल और ड्रोनों के बीच में यहाँ पर मार गिराया गया है, ऐसा कतर ने कहा है कि उसने हवा में ही अमेरिकी ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों को बीच में यहाँ पर रोका, ऐसा कुवैत की तरफ से कुवैत का भी जवाब आया है। और ईरान में सत्ता संघर्ष के कारण समझौते में मुश्किल हो रही है, ऐसा अमेरिका का कहना है। यानी कि अमेरिका का अपना दावा है, ईरान का अपना दावा है, और दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बात कही जा रही है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कतर और कुवैत ने कहा है कि उन्होंने आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को बीच में ही मार गिराया, जबकि बहरीन ने भी मिसाइल अलर्ट जारी किया। ईरान ने जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वे भी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो दोनों तरफ से, अमेरिका और ईरान की तरफ से यहाँ पर लगातार हमले जारी हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो स्थिति फिलहाल में किस तरह की नजर आ रही है? फिलहाल स्थिति है ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, और इस सब के बीच कतर और कुवैत ने कह दिया है कि उन्होंने आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को बीच में ही मार गिराया, जबकि बहरीन ने भी मिसाइल अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा ईरान ने जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वे भी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो अभी भी स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ईरान और यूएस के बीच जो ये संघर्ष है एक बार फिर एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने से एक बार फिर तेल की कीमतों में उछाल आया है। हमले बढ़ने से तेल की कीमतों में 3% की वृद्धि देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत बढ़कर $78.68 प्रति बैरल हो गई है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे हॉर्मुज से होने वाली ऊर्जा सप्लाई पर एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया है। वहीं अगर ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की बात करें तो $78.35 हो गया है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $73.62 प्रति बैरल हो गया है। तो यानी कि तेल की कीमतों में साफ तौर पर उछाल देखने को मिल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते। तो तेल की कीमतों में उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि अमेरिका ईरान संघर्ष के चलते यहाँ पर हमलों का दौर जारी है। ब्रेंट फ्यूचर्स में 3.02% की तेजी
यहाँ पर दर्ज की गई है। दुनिया भर में जो तेल की प्राइसेस हैं उसमें उछाल दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से यूएस और ईरान दोनों ही देशों पर हमले एक दूसरे पर जारी हो गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, और उसको लेकर के ईरान अपनी शर्तें लगातार बार बार दोहरा रहा है। पूरी स्थिति है अभी काफी गंभीर बनी हुई है, और इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज से जो शिप वहां से निकल रहे हैं, जो ईरान के बताए हुए रास्ते से नहीं निकल रहे हैं और दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, ईरान उन वाणिज्यिक जहाजों के ऊपर हमला कर रहा है और उसी के बदले में अमेरिका ईरान पर ये हमले कर रहा है। जो ईरान की एबिलिटी है वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की, अमेरिका का कहना है कि वो उसको खत्म कर रहा है, और उसके बाद बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान खाड़ी के अन्य देशों में जहां अमेरिकी बेसेज हैं उनको निशाना बनाने की बात कह रहा है। हालांकि तमाम जगहों पे, चाहे जॉर्डन की बात करें, कुवैत की बात करें या दूसरे खाड़ी देशों की बात करें, तो जो ईरान के हमले हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। लेकिन कतर में बताया जा रहा है कि कल के हमले में वहां पर एक छोटे बच्चे की मौत हो गई है और एक व्यक्ति वहां पर घायल है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये बनी हुई है कि ईरान सबसे पहले हॉर्मुज में जो वहां पर वाणिज्यिक जहाज है उन पर हमले कर रहा है, उसके बाद ये हमले हो रहे हैं। और कल जो अमेरिका ने हमले किए थे उसके पीछे भी ऐसा ही कारण था। और कल जो MV गैलेक्सी जिस जहाज पर कल हमला किया गया था वो साइप्रस के झंडे वाला जहाज था, और उसमें 23 नाविक थे, जिसमें से 11 भारतीय नाविक थे और 10 भारतीय नाविकों को वहां पर बचा लिया गया है। जो ओमान में भारतीय मिशन है उससे जो खबर मिल रही है, एक भारतीय नाविक अभी भी लापता है। तो ये स्थिति काफी वहां पर गंभीर बनी हुई है, और भारत की ओर से भी कल भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर जो वाणिज्यिक जहाज वहां पर जिन पर हमले हो रहे हैं, इन हमलों की काफी निंदा की गई है। उसके अलावा खाड़ी के इलाके में जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो हमले हो रहे हैं उसकी काफी निंदा की गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो विवाद का मुख्य केंद्र है वो हॉर्मुज है। हॉर्मुज में किस तरह से शिपिंग होगी, इसको लेकर के ये पूरा का पूरा तनाव वहां पर बना हुआ है। ईरान बिल्कुल, और ऐसे में चंद्रशेखर, जब यहाँ पर अमेरिका ये दावा कर रहा है कि जो हॉर्मुज है वो ईरान के नियंत्रण से इस वक्त बाहर है और ईरान का नियंत्रण नहीं है, कितना इसमें सच्चाई है? और ये जो लगातार तनाव और संघर्ष बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन और हवाई मिसाइलों का हमला हो रहा है, ईरान जवाब दे रहा है, किस तरह से ये जो पूरा एक अभी ये सिर्फ इतना ही संघर्ष है कि या एक पूरी तरह से एक क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील होता हुआ नजर आ सकता है, एस्केलेट और हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो अमेरिका का दावा है और कल प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से भी ये दावा किया गया है कि हॉर्मुज खुला हुआ है, तो इस दावे में बहुत हद तक सच्चाई है। क्योंकि अगर हम हॉर्मुज की बात करें और हॉर्मुज के 2 तटों की बात करें, तो एक तट जो ईरान के करीब है और दूसरा तट जो ओमान के करीब है। तो ओमान के करीब वाला जो तट है उस इलाके से कई सारे जो जहाज हैं उनको अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट करके वहां से निकालने में सफल रही है, और अमेरिकन नेवी के कई सारे जहाज इस वक्त पर हॉर्मुज में आवाजाही कर रहे हैं। तो हॉर्मुज एक तरह से खुला हुआ है, लेकिन जो ईरान की साइट वाला इलाका है वहां पर ईरान का बहुत अच्छी तरह से वहां पर नियंत्रण है, और ईरान कहीं न कहीं चाहता है कि इसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखे। लेकिन जिस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं, इसके बाद वहां पर जो कॉमर्शियल शिप्स हैं वो आवाजाही करने में वहां पर उनके लिए काफी परेशानी है, क्योंकि वो तनावग्रस्त वो इलाका बना हुआ है। तो हॉर्मुज तो खुला हुआ है, लेकिन हॉर्मुज के ऐसे हालात नहीं है कि वहां से वाणिज्यिक जहाज आवाजाही कर सके। और दूसरी ओर ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में रखे, हॉर्मुज से जो जहाजों की आवाजाही हो रही है उस पर अपना कंट्रोल करे, ताकि वो जो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है एक फाइनल समझौते के लिए, उसमें अपना दबाव बना सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो विवाद का जड़ है वो हॉर्मुज है, और हॉर्मुज में किस तरह से आवाजाही होगी इसको लेकर के ये विवाद है। ईरान और ओमान आपस में बातचीत करके एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओमान का अलग मत है, ईरान का अलग मत है, तो वहां भी रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हॉर्मुज का ये हल निकल जाए तो फिलहाल का जो ये संकट है ये टल सकता है। लेकिन हालांकि अभी जो हालात बने हुए हैं, तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं, तो स्थिति काफी खराब हो रही है। जी, लेकिन चंद्रशेखर, यहाँ पर मालवाहक जहाज पर भी हमला तो हुआ है, जिसको लेकर अभी चिंता बनी हुई है। अभी भी एक भारतीय चालक दल जो है क्रू मेंबर, वो अभी भी लापता बताया जा रहा है।
बिल्कुल, ये जो MV गैलेक्सी है जिस पर परसों की रात में यह हमला हुआ था, उसके बाद कल अमेरिका ने ईरान के ऊपर काफी इसी के बदले में हमले किए थे और कल भी एक ईरान ने एक मालवाहक जहाज पर वहां पर हमला किया है, जिसके बाद बदले की कार्रवाई करते हुए आज के हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। और जो परसों रात में जिस कॉमर्शियल जहाज पे हमला हुआ था MV गैलेक्सी, वो साइप्रस के फ्लैग वाला था और उसमें 23 नाविक थे, जिसमें से 11 भारतीय नाविक थे। एक भारतीय नाविक अभी भी लापता है। 10 नाविकों को हालांकि वहां पर बचा लिया गया है। 23 में से 22 को बचा लिया गया है, जिसमें से 10 भारतीय नाविक हैं। और भारत का जो मिशन है ओमान में, उसने ओमानी अधिकारियों के साथ और ओमानी नेवी के साथ मिलकर इन 10 लोगों की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित की है। तो कुल मिलाकर हालात काफी खराब बने हुए हैं और अगर इसी तरह से वाणिज्यिक जहाजों पर वहां पर हमला होते रहा तो ये माहौल और खराब होगा, क्योंकि उसके बदले में अमेरिका वहां पर हमले कर रहा है ईरान के ऊपर और फिर बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान खाड़ी के देशों में हमला कर रहा है। तो ये स्थिति काफी गंभीर हो सकती है वहां पर और कभी भी ये स्थिति एक तरह से पूर्ण युद्ध में भी वहां पर बदल सकती है। इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। चलिए, धन्यवाद चंद्रशेखर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर थाईलैंड से आ रही है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के चाटुचक इलाके में स्थित एक बार में देर रात भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही कई लोगों के अब भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को आधी रात के बाद आग लगने की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंची टीम ने देखा कि लोग आग और धुएं से बचने के लिए बार के मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। आग की खबर मिलते ही घटनास्थल पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतेन चंडविराकुल ने बताया कि अब तक 27 शव बरामद किए जा चुके हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दमकल विभाग ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। प्रधानमंत्री ने बताया कि आग लगने के समय बार में प्रस्तुति दे रहे एक संगीतकार से भी पूछताछ की गई है। संगीतकार के अनुसार आग सबसे पहले बिजली के कटआउट स्विच में लगी, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और कुछ ही पलों में पूरे परिसर में आग और धुआं फैल गया। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप 2026 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और अब बारी है उस मुकाबले की जिसे इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। आर या पार की टक्कर, फाइनल का टिकट दांव पर। फीफा विश्व कप 2026 में अब नजरें उस मुकाबले पर टिक गई हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी यूरोप की दो फुटबॉल महाशक्तियां। स्पेन के सामने होगी फ्रांस की मजबूत चुनौती। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर अंतिम 4 में जगह बनाई है और अब लक्ष्य सिर्फ एक है, विश्व कप फाइनल का टिकट। एक तरफ है मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन, जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपने अनुशासित डिफेंस, तेज पासिंग और गेंद पर शानदार नियंत्रण से विरोधियों को परेशान किया है। बेल्जियम के खिलाफ आखिरी मिनटों में मिली जीत ने टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसका सामूहिक खेल और दबाव में शांत रहने की क्षमता रही है। टीम की उम्मीदें युवा स्टार लामिन यामाल, मिडफील्डर पेद्री, शानदार विंगर निको विलियम्स, अनुभवी डिफेंडर रॉबिन ले नार्मांद और गोलकीपर उनाई सिमोन पर टिकी होंगी। जरूरत पड़ने पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले मिकेल मेरिनो भी स्पेन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर फ्रांस ने मोरक्को को हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। फ्रांसीसी टीम के पास अनुभव और स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। कप्तान किलियन एम्बापे अपनी रफ्तार और गोल करने की क्षमता से
किसी भी रक्षा पंक्ति को तोड़ सकते हैं। उनके साथ उस्मान डेम्बेले की गति, ऑरेलियन चुआमेनी का मिडफील्ड नियंत्रण, एडुआर्डो कामाविंगा की बहुमुखी भूमिका, विलियम सलीबा का मजबूत डिफेंस और गोलकीपर माइक मेन्या की शानदार गोलकीपिंग फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। फ्रांस का आक्रामक खेल पूरे विश्व कप में विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। मोरक्को पर दमदार जीत के बाद फ्रांसीसी टीम लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। स्पेन और फ्रांस के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों के बीच हुए बड़े मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर रहा है। वहीं बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में हुए मुकाबले की बात करें तो विश्व कप के इतिहास में स्पेन और फ्रांस अब तक एक बार आमने सामने आए हैं। 2006 विश्व कप के अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराने में सफलता पाई थी। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों का टकराव भी होगा। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और ताज़ा अपडेट ले देते हैं। टेक्सास से जुड़ गए हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन इस पूरी खबर पर। अभिषेक, स्पेन और फ्रांस का सेमीफाइनल मुकाबला किसके लिए बड़ी चुनौती देख पा रहे हैं और किसके इरादे होंगे पस्त और कौन जीतेगा, यानी कि कौन फाइनल में कर पाएगा प्रवेश? बिल्कुल संध्या, बड़ा मुकाबला खेला जाना है फ्रांस और स्पेन के बीच में टेक्सास आर्लिंगटन में यहाँ पर, और एक्साइटमेंट है यहाँ पर। वैसे एएफएल को माना जाता है यहाँ पर जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, बेसबॉल को भी फॉलो किया जाता है, लेकिन व्यूअरशिप देखें और मैदान पर भी अगर आप भीड़ देखें तो ये साफ नज़र आता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप को भी काफ़ी फॉलो किया जा रहा है। फ्रांस और स्पेन का जैसे मैंने कहा, फ्रांस ने जिस तरह का फ्रांस का सफ़र रहा है, एक तरफा जीत उन्होंने जीत दर्ज की है। आप देखिए राउंड ऑफ 16 में भी हम देखें, क्वार्टर फाइनल्स में भी देखें, एक तरफा जीत उन्होंने जीते हैं वो। और स्पेन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें हेड टू हेड तो स्पेन उसमें आगे नज़र आती है। दोनों के बीच में, फ्रांस और स्पेन के बीच में 38 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं। 18 स्पेन जीती है और 13 में फ्रांस ने जीत अर्जित की है और 7 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम मौजूदा फॉर्म को देखें, वर्ल्ड कप की फॉर्म को देखें, तो किलियन एम्बापे की बात करें, बार्सोला की बात करें, डेम्बेले की अगर हम बात करें, ओलिसे की बात करें, तो काफ़ी अच्छा अटैक है फ्रांस का और ये पूरे टूर्नामेंट में हमें दिखाई भी दिया है। और स्पेन की अगर हम बात करें तो वो डिफेंस उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 गोल खाया है स्पेन ने, तो कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी AT&T स्टेडियम में, डालस स्टेडियम में। यहाँ पर भीड़ हमें अच्छी खासी दिखाई देगी। 70-80 हज़ार की क्षमता है इस स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एनालिस्ट की बात की जाए तो फ्रांस यहाँ पर ऑन पेपर बेहतर टीम दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो फ्रांस फेवरेट बना हुआ है। लेकिन अगर इंग्लैंड और अर्जेंटीना की बात करें, किस तरह की भिड़ंत उसमें देखने को मिलेगी अभिषेक? क्योंकि यहाँ पर भी जिस तरह से अभी मेसी का जादू बरकरार है और पहली बार शायद मेसी इंग्लैंड के सामने चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा। 2006 में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था, मेसी नहीं थे तब, लेकिन उसके बाद से देखिए अर्जेंटीना अच्छा गेम खेल रही है। आप देखें केप वर्डे के खिलाफ देखें, अगर हम इजिप्ट के खिलाफ देखें, पिछला स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ अगर हम देखें, एक्स्ट्रा टाइम में उन्होंने गोल किया है। कई शायद एनालिस्ट ये भी कहेंगे कि अर्जेंटीना अपने बेस्ट खेल को अभी तक नहीं दिखा पाई है, लेकिन अर्जेंटीना को बड़े मुकाबले जीतने आते हैं। वो डिफेंडिंग चैंपियन है। कतर में जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अर्जेंटीना जीती थी और मेसी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। 8 गोल उन्होंने भी पूरे टूर्नामेंट में किए हैं। किलियन एम्बापे ने भी, जो फ्रांस के खिलाड़ी है फॉरवर्ड, उन्होंने भी 8 गोल किए हैं, लेकिन 3 असिस्ट उनके हैं।
मेसी और एम्बापे की गोल्डन बूट की जो दावेदारी है वो कांटे की टक्कर उसमें भी दिखाई दे रही है। लेकिन इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो पिछले मैच में जब इंग्लैंड जीती तो उनके मैनेजर ने साफ कहा इंटरव्यू में कि वो सैटिस्फाइड नहीं है, अभी तक अपना बेस्ट इंग्लैंड भी नहीं दे पाई है। और हैरी केन से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर मैनेजर ऐसा कह रहे हैं तो शायद हम अपना बेस्ट दे नहीं पा रहे हैं, और अगर हम बेस्ट देंगे तो इंग्लैंड किस तरह की दावेदारी पेश करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंग्लैंड और अर्जेंटीना, इंग्लैंड हम कह सकते हैं कि जिस तरह का उनका सफ़र रहा है, 1966 में वो पिछला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीते थे, उसके बाद से उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर वो अगर फाइनल में पहुंच जाते अर्जेंटीना को हराकर, तो 1966 के बाद वो पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में भी प्रवेश करेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो लाइनअप है ये 4 टीमों का सेमीफाइनल का, ये लाइनअप फॉर द एजेस है, क्योंकि जब से रैंकिंग शुरुआत हुई रैंकिंग की 1992 के बाद, तब से पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो पास्ट विनर्स रहे हैं वर्ल्ड कप के वही सेमीफाइनल खेल रहे हैं। तो बढ़िया मैचेस देखने को मिलेंगे जया, अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में, और फ्रांस और स्पेन के बीच में जो यहाँ पर खेला जाएगा। और एक दिन का दोनों का गैप है, 14 तारीख को लोकल टाइम की अगर बात करूँ तो 14 तारीख को यहाँ पर फ्रांस और स्पेन के बीच में मैच खेला जाएगा, और इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मैच 15 तारीख को अटलांटा में होगा। जी बिल्कुल अभिषेक, चलते चलते आखिरी सवाल यही कि कौन से प्लेयर्स पे सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है और जो दूसरी टीम के लिए सबसे ज्यादा घातक यहाँ पर साबित होंगे? जैसा मैंने कहा जया, किलियन एम्बापे पर जो पहला मैच है उसमें उन पे सबसे ज़्यादा नज़रें होंगी। एम्बापे उनके काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं, 8 गोल जैसा मैंने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने किए हैं, गोल्डन बूट के दावेदार भी हैं। ओलिसे पे भी नज़र होगी, डेम्बेले पर भी नज़र होगी, ओलिसे ने 5 असिस्ट भी किए हैं, बारसोला पर भी अच्छी खासी नजरें होंगी। और दूसरे मुकाबले की बात की जाए अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में, तो मेसी सबके फेवरेट है, और जहां भी वो जाते हैं तो भीड़ उनके आसपास पूरी घूमती है, एक सेल्फी के लिए लोग बेताब रहते हैं। और तब मेसी, मैं कहूँगा कि अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा उसमें मेसी पर नजरें होंगी और किलियन एम्बापे पर नजरें होंगी, जो पहला मुकाबला फ्रांस और स्पेन के बीच में खेला जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक डलास से जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर सीधी भिड़ंत यहाँ पर मेसी और एम्बापे में नजर आ रही है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो है ही, साथ ही साथ गोल्डन बूट की जो ये जंग है वो भी और ज्यादा रोमांचक हो रही है। बहुत शुक्रिया। और इधर लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज करने के मुहाने पर खड़ी है। मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेल के हर विभाग में पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। स्टार बल्लेबाज यास्तिका भाटिया के रिकॉर्ड तोड़ पहले टेस्ट शतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रनों का नामुमकिन सा लक्ष्य दिया। इसके जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड का स्कोर दूसरी पारी में 130 रन पर 6 विकेट कर दिया है। अब क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मैदान पर इतिहास रचने से हरमनप्रीत कौर की सेना महज 4 विकेट दूर है। यास्तिका ने 113 रन की शानदार पारी खेली। इस मशहूर मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड की दूसरी पारी में सयाली सदघरे, क्रांति गौड़, स्नेह राणा ने 2-2 विकेट हासिल किए हैं। इधर विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने विंबलडन के पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। सेंटर कोर्ट पर खेले गए फाइनल में इटली के स्टार खिलाड़ी सिनर ने जर्मनी का अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से हराकर लगातार दूसरी बार विंबलडन चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। करीब 3 घंटे 46 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले के साथ सिनर ने अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम और 30वां एटीपी खिताब भी जीत लिया। इस जीत के साथ सिनर ने जेवरेव के खिलाफ लगातार 10वीं जीत दर्ज की। साथ ही वे प्रोफेशनल दौर में विंबलडन पुरुष एकल खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा ये उनके करियर की 100वीं ग्रैंड स्लैम मैच जीत भी रही। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान।
LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 महत्वपूर्ण परीक्षण पूरे कर लिए हैं। ये परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल को सीधी स्थिति में बनाए रखने से जुड़ा है, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलग होने की प्रक्रिया की जांच की गई, जो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करता है। तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर अलग होने के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक मजबूती की पुष्टि की गई। एपेक्स कवर मिशन के दौरान पैराशूट और उनसे जुड़े सब सिस्टम की सुरक्षा करता है। क्रू मॉड्यूल की गति कम करने के लिए पैराशूट खुलने से ठीक पहले इसका सुरक्षित रूप से अलग होना अनिवार्य है। इसरो सिस्टम के तीनों चरण सफलतापूर्वक पूरे किए जाने के बाद अब गगनयान मिशन अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ गया है। तो आज सोमवार है और अब समय है साइंस पार्क का। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मिस्टीरियस सेल बना लिया है जो खुद को कॉपी करने की ताकत रखता है। तो आखिर क्या है ये स्पूट सेल और कैसे बदल सकता है ये हमारा भविष्य, आइए देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजों का लैब में बनना बेहद ऐतिहासिक क्षण हो जाता है। ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि वैज्ञानिकों ने लैब में ऐसी कोशिका यानी कि सेल बना ली है जो खुद को बढ़ाने और एक हद तक अपनी कॉपी बनाने की तैयारी भी कर सकती है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से जीवित यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि अब ये कल्पना धीरे धीरे कर हकीकत का रूप ले रही है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया है जिसका नाम है स्पट सेल। पहली नजर में ये एक साधारण कोशिका जैसा दिखता है, लेकिन इसकी खासियत बेहद चौंकाने वाली है। इसमें केवल 36 बैक्टीरिया के जीन का इस्तेमाल किया गया है और ये छोटा सा जीनों का समूह इसे एक ऐसी कृत्रिम कोशिका बनने की दिशा में ले जा रहा है जो अपने जैसे नए सेल बनाने की शुरुआत कर सकती है। हालांकि ये अभी पूरी तरह से जीवित नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिंथेटिक बायोलॉजी यानी कि कृत्रिम जीवन निर्माण की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हो सकती है। आखिर ये स्पट सेल क्या है, ये कैसे काम करता है और ये भविष्य में इंसानों की जिंदगी को कैसे बदल सकता है, आइए साइंस स्पार्क के इस रोमांचक टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर स्पट सेल क्या है। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्पट सेल कोई नया जीव नहीं और ना ही ये पूरी तरह से जीवित कोशिका है। इसे वैज्ञानिकों ने एक प्रोटोटाइप सेल यानी प्रयोगात्मक कोशिका के रूप में तैयार किया है। हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर हजारों जीन होते हैं जो उसे बढ़ने, ऊर्जा बनाने, भोजन का उपयोग करने और नई कोशिकाएं बनाने जैसा काम करने का निर्देश देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि अगर इन हजारों जीनों में से सिर्फ सबसे जरूरी जीन ही रख दिए जाएं, तो क्या एक कोशिका जीवन जैसी गतिविधियां कर पाएगी? इसी सवाल का जवाब खोजते हुए उन्होंने सिर्फ 36 जरूरी बैक्टीरियल जीन को चुनकर एक बेहद साधारण लेकिन खास सिस्टम तैयार किया। स्पट सेल अपने अंदर मौजूद इन जीनों की मदद से कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है और कुछ हद तक अपनी प्रतिकृति यानी कि रेप्लिका बनाने की क्षमता भी दिखाता है। हालांकि ये अभी खुद से न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, खुद से ऊर्जा नहीं बना सकता और स्वतंत्र रूप से जीवित भी नहीं रह सकता। फिर भी ये वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद कर रहा है कि जीवन की शुरुआत के लिए आखिर न्यूनतम कितने जीनों की जरूरत होती है। आखिर वैज्ञानिकों ने सिर्फ 36 जीन ही क्यों चुने?
वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया के हजारों जीनों में से केवल 36 ऐसे जीन चुने हैं जो कोशिका के सबसे बुनियादी काम जैसे कि डीएनए की कॉपी बनाना, कोशिका को 2 भागों में बांटना और विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इस प्रयोग का मकसद नया जीव बनाना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि जीवन की सबसे छोटी और अहम चीज आखिर कैसे दिखती है। इससे वैज्ञानिक ये जान पा रहे हैं कि कौन कौन से जीन वास्तव में जीवन के लिए अनिवार्य हैं और कौन से बाद में इनके डेवलपमेंट के दौरान जुड़े हैं। इसीलिए ये खोज जीवन की मूल संरचना को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस खोज से विज्ञान और तकनीक को क्या फायदा होगा? देखिए, पहली नजर में यह प्रयोग केवल लैब तक सीमित लग सकता है, लेकिन भविष्य में इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अगर वैज्ञानिक ये समझ जाएं कि जीवन की सबसे न्यूनतम जरूरतें क्या हैं, तो वे ऐसी कृत्रिम कोशिकाएं विकसित कर सकेंगे जो विशेष काम कर सके। उदाहरण के लिए भविष्य में ऐसी कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं जो शरीर के अंदर जाकर सिर्फ कैंसर कोशिकाओं पर ही हमला करें, प्रदूषण फैलाने वाले रसायनों को यानी केमिकल्स को खत्म करें, नई दवाइयां बनाएं और उद्योगों में पर्यावरण के अनुकूल जैविक उत्पादन करें। इसके अलावा स्पर्श सेल जैसी तकनीक हमें यह भी समझने में मदद करेगी कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर पहला जीवन कैसे शुरू हुआ होगा। यही नहीं, अगर भविष्य में मंगल या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के संकेत मिलते हैं तो वैज्ञानिक ये बेहतर तरीके से पहचान सकेंगे कि वहां वास्तव में जीवन है या सिर्फ रासायनिक यानी कि केमिकल जो है उन्हीं की गतिविधियां देखी जाती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो स्पर्श सेल सिर्फ एक छोटी सी प्रयोगात्मक कोशिका नहीं है, बल्कि ये उस सवाल का जवाब खोजने की शुरुआत है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। आने वाले वर्षों में यही शोध सिंथेटिक बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, दवा निर्माण और अंतरिक्ष में जीवन की खोज जैसे क्षेत्रों में नई क्रांति ला सकती है। हो सकता है कि भविष्य में वैज्ञानिक ऐसी कोशिकाएं बना लें जो बीमारियों का इलाज करें, पर्यावरण को साफ करें और इंसान की कई बड़ी समस्याओं का समाधान भी बन जाएं। इसीलिए स्पर्श सेल सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य की उस दुनिया की झलक है जहां इंसान पहली बार जीवन के सबसे बुनियादी रहस्यों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के बेहद करीब पहुंच रहा है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। आइए नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी दिलचस्प खबरें प्रकाशित है। हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। तो आइए सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी कर आए हैं 3 देशों की, उससे जुड़ी खबर हरिभूमि ने अपने पहले पन्ने पर छापी है। वो है पीएम मोदी की विदेश यात्रा के 10 कदम। 10 का दम ने भारत की ऊर्जा और वैश्विक शक्ति को एक नई मजबूती दी है। आज भारत किस तरह से अपने ऊर्जा जरूरतों को लेकर एक डाइवर्सिफिकेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, नए बाजारों की तलाश कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड की यात्रा है वो भारत को सामरिक, आर्थिक और वैश्विक स्थिति को एक नई मजबूती प्रदान करती आती है। किस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक रूल बेस्ड ऑर्डर की जो वकालत लगातार भारत कर रहा है, उस लिहाज से प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद प्रमुख हो जाती है। और साथ ही प्रधानमंत्री की जो यात्रा के 10 प्रमुख उपलब्धियों को 10 कदम 10 का दम यहां पर बताया है। कहा कि किस तरह से भारत की जो वैश्विक प्रतिष्ठा और जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं वो भारत का जो 2047 का जो विकसित भारत का विजन है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास हो जाते हैं। और जिस तरह की सफलता और लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज वैश्विक मंच पर है और जो भारत को लेकर जो दुनिया का जो एक नजरिया जो बदला है, आज कैसे भारत दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें या भारत के टैलेंट पूल और युवा शक्ति की बात करें, वो भी आज पूरा विश्व देख रहा है। और अगली खबर है वायुसेना की शक्ति बढ़ाने से जुड़ी हुई, जो कि तैयारी के साथ हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया और बताया कि वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए किस तरह से एक लंबी रणनीति पर काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम से जुड़ने के विकल्पों पर लगातार विचार और विमर्श हो रहा है, काम भी चल रहा है। वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि फ्रांस से बात चल रही है, साथ ही साथ जापान से भी। ये खबर बता रही है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम में शामिल होने के लिए प्रयासरत है। फ्रांस के साथ साझेदारी पर शुरुआती चर्चा की गई है, जबकि विकल्प के तौर पर जापान से भी बातचीत लगातार जारी है। दुनिया में अभी तक 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन अमेरिका, चीन के अलावा फ्रांस और जापान इसे बनाने के लिए प्रयासरत हैं और भारत भी इसी कड़ी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। AI तकनीक से लैस होंगे ये विमान।
और दूसरी खबर यहाँ पे लेंगे हम। तीसरी खबर किस तरह से आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि आज भारत की अगर बात करें, खासतौर पर जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनका एक बड़ा जाल देखने को मिल रहा है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर यह है कि कैसे यूपी की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रही हैं महिलाएं। 1 करोड़ की संख्या में ये महिलाएं हैं और 10 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। ना सिर्फ अपने परिवार का आय ये बढ़ा रही हैं, बल्कि जो पूरे गांव की तस्वीर बदल रही हैं, गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यहाँ पर जो ये स्वयं सहायता समूह है, उन्होंने महिलाओं को केवल बचत और ऋण तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि उन्हें व्यवसाय स्थापित करने का भी एक स्रोत दिया है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की है, कौशल विकास प्रशिक्षण लेने के और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचने का अवसर भी प्रदान किया है। आज महिलाएं घर की चारदीवारी की दहलीज को लांघकर आगे बढ़ रही हैं। ना सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी बढ़ा रही हैं, बल्कि अपने पूरे इलाके की, अपने पूरे गांव की और आज भारत की जो भी इमेज है, जो वित्तीय जो तस्वीर है, उसको भी मजबूती प्रदान कर रही हैं। तो राजधानी दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक दिन एक उत्सव की। और मणिपुर में आज से आरंभ हो रहा है कांग चिंगमा, यानी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। यानी उड़ीसा के पुरी से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब हजारों किलोमीटर दूर मणिपुर की वादियों में उसी श्रद्धा, उसी उल्लास और उसी समर्पण के साथ जीवंत होती है, तो वह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं रहती, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बन जाती है। मणिपुर की पहचान सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं, बल्कि अपनी गहरी आस्था, जीवंत कला और समृद्ध परंपराओं से भी है। इन परंपराओं में कांग चिगम्बा एक विशेष स्थान रखता है। यह त्योहार हर साल मणिपुरी चंद्रमास इंगेन के दूसरे दिन धूमधाम से मनाया जाता है। ओडिशा के पुरी की तरह ही यहाँ भी भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पवित्र यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। मणिपुर में इस पवित्र रथ यात्रा को कांग चिगम्बा कहा जाता है। कांग शब्द पवित्र रथ को संदर्भित करता है, जबकि चिगम्बा का अर्थ है खींचना। कांग चिगम्बा के इस पवित्र त्योहार में भक्त मिलकर विशाल सजे हुए रथ को रस्सियों से खींचते हैं। यह मात्र एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण, सामूहिक भक्ति और साझेदारी का प्रतीक है। यह पवित्र उत्सव श्री श्री गोविंदा जी मंदिर, इम्फाल सहित मणिपुर घाटी के अनेक इलाकों में मनाया जाता है, जहां सैकड़ों भक्त रथ खींचने के लिए एकत्र होते हैं। कांग चिगम्बा मणिपुर में वैष्णव धर्म के प्रसार का जीवंत प्रमाण है। वैष्णव राजाओं के काल में शुरू हुई यह राजकीय परंपरा धीरे धीरे जन जन तक पहुंच गई। कांग चिगम्बा केवल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकात्मकता का जीवंत उत्सव है, जहां पुरी की परंपरा मणिपुर की संस्कृति में नए रंगों के साथ खिल उठती है। यहाँ भक्ति की भाषा अलग हो सकती है, संगीत की लय अलग हो सकती है, लेकिन श्रद्धा का भाव एक ही रहता है। और शायद यही है अनेक परंपराओं में एक आस्था और एक भारत श्रेष्ठ भारत की सबसे सुंदर अनुभूति। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं अलग अलग राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में इतना ही। लेकिन आज विदा लेने से पहले कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भारत सरकार ने भी पूर्व अमीर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हम भी उन्हें नमन करते हैं। इसी के साथ नया सवेरा में इतना ही। नमस्कार।